नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था। अब आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। द मॉर्निंग सन वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू द क्रेविक्स crevices ऑफ द कैनवास व्हेन द मैन अवोक। सुबह का जो सूरज है वो कैनवास की जो दरारें हैं यानी कि टेंट जो है, टेंट के अंदर जो सलवटों के बीच में जगह है उसके अंदर से, उन सलवटों के बीच में से, उस स्पेस में से सुबह के सूरज की किरण अंदर आ रही है और वो आदमी जाग गया। A warm glow pervaded the whole atmosphere of the marquee, and a single big blue fly buzzed musically round and round it. और जो शामियाना है, मार्की जो होता है वो शामियाना होता है। शामियाना के पूरे वातावरण में एक गर्म चमक सी फैल गई और एक बड़ी नीली मक्खी बड़े संगीतमय ढंग से उसके चारों ओर भिनभिना रही थी। Besides the buzz of the fly, there was not a sound. मक्खी की भिनभिनाहट के अलावा वहां पे कोई भी आवाज नहीं थी। He looked about at the benches, at the table supported by trestles, at his basket of tools, at the stove where the furmity had been boiled, at the empty basins, at some shed grains of wheat, at the corks which dotted the grassy floor. Among the odds and ends he discerned a little shining object and picked it up. It was his wife's ring. तो उसने इधर उधर देखा है, जगने के बाद बेंचों के ऊपर देखा है और ट्रेस्टर्स के द्वारा जो सपोर्ट लगाया हुआ है, यानी कि तंबू के अंदर जो दीवारें हैं तंबू के, उनके पास पिलर्स लगे हुए हैं, उनके सपोर्ट से खड़ी हुई टेबल्स को देखा है। अपने औजारों की टोकरी को देखा है। वो स्टोव जहाँ पे फर्मिटी उबलती हुई थी, वो खाली मर्तबान, गेहूं के कुछ गिरे हुए दाने और घास के फर्श के ऊपर बिखरे कॉर्क को उसने अपने आसपास देखा है। और उन सभी छोटी छोटी चीजों के बीच में उसने एक चमकती हुई चीज देखी है और उसे उठाया। और वो चमकती हुई चीज क्या है? ये उसकी पत्नी सूजन जो है उसकी अंगूठी थी। सूजन फेंक के गई थी ना अंगूठी को माइकल के मुंह के ऊपर, वही अंगूठी है ये। A confused picture of the events of the previous evening seemed to come back to him, and he thrust his hand into his breast pocket. A rustling revealed the sailor's banknotes thrust carelessly in. पिछली शाम की घटनाएं जो हुई थी उसकी एक उलझी हुई सी तस्वीर उसके दिमाग में घूम गई और उसने अपना हाथ अपने छाती की जो जेब है उसमें डाला है और सरसराहट की आवाज से नाविक के द्वारा दिए गए जो नोट हैं, जो कि जेब में यूं ही ठूस दिए गए थे, वो उसे अपनी जेब में घुसे हुए दिखाई दिए। The second verification of his dim memories was enough. He knew now they were not dreams. He remained seated, looking on the ground for some time. I must get out of this as soon as I can, he said deliberately at last, with the air of one who could not catch his thoughts without pronouncing them. She is gone, to be sure she is gone with that sailor who bought her and little Elizabeth Jane. उसकी जो शाम की, क्योंकि सुबह उठा है वो शराब के नशे में है तो शाम की यादें थोड़ी धुंधली हैं। तो उसकी धुंधली यादों की जो पुष्टि है, कंफर्मेशन है, वो काफी इनफ है, काफी पर्याप्त है। और अब वो इस चीज को समझ गया है कि वो सपना नहीं देख रहा था। वो कुछ देर तक जमीन पे देखता हुआ बैठा रहा और फिर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने आखिरकार जानबूझ करके अपने आप से कहा है कि इस एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने विचारों को बिना उच्चारण किए नहीं बोल सकता, बिना सोच नहीं सकता, बिना कुछ कहे, एक ऐसे व्यक्ति की तरह उसने अपने आप से बातें कही हैं। और क्या कहा है कि वह चली गई है। निश्चित रूप से वह उस नाविक के साथ चली गई जिसने उसे खरीदा था, और उसके साथ ही चली गई है उसकी बेटी, वो छोटी एलिजाबेथ जेन। We walked here and I had the furmity and rum in it and sold her. Yes, that's what's happened and here am I. Now what am I to do? Am I sober enough to walk? I wonder. He stood up, found that he was in fairly good condition for progress, unencumbered. Next to next he shouldered his tool basket and found he could carry it.
Then lifting the tent door, he emerged into the open air. तो अब वो याद कर रहा है पिछले शाम को कि हम यहाँ पर आए थे चलते हुए। मैंने फर्मिटी ली थी और उसके अंदर रम भी मिली हुई थी, और मैंने उसे बेच दिया। किसको बेच दिया? सूजन को। हाँ, यही है जो यहाँ पर हुआ था जब मैं यहाँ पे आया था। और अब मैं क्या करूं? क्या मैं चलने के योग्य हूँ? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वो खड़ा हुआ और उसने पाया कि वो आगे बढ़ने की कंडीशन में है, बहुत अच्छे से कंडीशन में है, यानी नशा उतर चुका है। अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। और फिर उसने अपने शोल्डर्स के ऊपर अपने टूल की बास्केट उठाई, और उसने पाया कि हाँ, अब वो उस बास्केट को कैरी कर सकता है, इतनी हिम्मत है उसके अंदर। और फिर टेंट के दरवाजे को उठाया और बाहर निकल के खुली हवा में आ गया। Here the man looked around with gloomy curiosity. The freshness of the September morning inspired and praised him as he stood. देखिए कौन से महीने की बात है ये? अब यहाँ पे महीना भी स्पष्ट हो गया कि ये सितंबर महीने की बात है। तो यहाँ पे उस आदमी ने उदास जिज्ञासा के साथ चारों ओर देखा। सितंबर की सुबह की उस ताजगी ने उसे खड़े होने पर प्रेरित किया। He and his family had been weary when they arrived the night before, and they had observed but little of the place, so that he now beheld it as a new thing. It exhibited itself as the top of an open down, bounded on one extreme by a plantation, and approached by a winding road. At the bottom stood the village which lent its name to the upland and the annual fair that was held thereon. अब वो कह रहा है कि वो और उसका परिवार जब पिछली रात यहाँ आए थे, जब वो थके हुए थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने इस जगह को बहुत कम देखा था, ना के बराबर देखा था। लेकिन इसलिए इसी वजह से उसे अब ये जो जगह है, एक अनजान सी जगह या नई जगह दिखाई दे रही है। और वो खुद को अपने आप को एक खुले मैदान में ले आता है, जो कि मैदान है जो किनारों पे बागानों से घिरा हुआ है। और वहां से चलते हुए वो एक घुमावदार सड़क पे पहुंच गया है, और नीचे की तरफ वो गांव है जहां पर वो वार्षिक मेला आयोजित हुआ था। द spot stretched downward into valleys and onward to other uplands dotted with barrows and trenched with the remains of prehistoric forts. ये स्थान जो कि घाटियों के नीचे की ओर फैला हुआ था, और आगे अन्य ऊंचे इलाकों में बैरों से युक्त था। बैरों मतलब कि झाड़ियां, या जो पथरीली सड़क के आसपास झाड़ियां होती हैं ना, उनसे युक्त था। और प्राग ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक किलों के अवशेषों से भी भरा हुआ था। द होल सीन lay under the rays of a newly risen sun, which had not as yet dried a single blade of the heavily dewed grass, whereon the shadows of the yellow and red veins were projected far away, those thrown by the falloi of each wheel being elongated in shape to the orbit of a comet. और वो जो पूरा दृश्य है, एक नए उगते हुए सूरज की किरणों के नीचे था, यानी कि भरा हुआ था सूरज की किरणों से। और सूरज की किरणें अभी इतनी कड़क नहीं हुई हैं कि वो ओस से भीगी हुई घास का एक पत्ता भी सुखा पाए, जिसके ऊपर पीले और लाल रंग की गाड़ियों की छायाएं बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जो कि प्रत्येक पहिए के द्वारा फेंकी गई थी। यानी कि जो पहिए होते हैं गाड़ियों के, उन पहियों के द्वारा जो निशान बनाए गए थे, वो निशान बने हुए हैं सड़क पर, जो एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु के कक्षा के आकार में लंबी हो रही थी। गोल भी नहीं है और लंबा भी नहीं है, ये है बिल्कुल अंडाकार शेप में, उस तरह की शेप में ये धारियां फैली हुई हैं। All the gypsies and showmen who had remained on the ground lay snug with their carts and tents or wrapped in horse cloths under them, and were silent and still as death, with the exception of an occasional snore that revealed their presence. सभी जनजातियों वाले लोग और शोमैन जो थे, यानी कि वहां पे प्रदर्शन करने वाले लोग, जो कि उसी जमीन पे हुए पड़े हुए थे और अपनी गाड़ियों और टेंटों के अंदर आराम से लेटे हुए थे। और उनके जो घोड़े हैं, जो कि कपड़ों में लिपटे हुए थे, कुछ उन घोड़ों के पास में भी लेटे हुए थे। और वो ऐसे चुप और स्थिर लेटे हुए थे जैसे वो मर गए हों, मौत की तरह। सिवाय कभी कभार वो बीच में खर्राटे लेते थे, जिससे ऐसा लगता था कि ये जिंदा हैं, उनकी उपस्थिति का पता चलता है।
But the seven sleepers had a dog, and dogs of the mysterious breed that vagrants own, that are as much like cats as dogs, and as much like foxes as cats, also lay about there. सात सोते हुए लोग हैं, उनके पास एक कुत्ता है, और ये कुत्ते की नस्ल बड़ी रहस्यमयी है। तो इस रहस्यमयी नस्ल के कुत्ता है जो बड़े आवारा कुत्तों की तरह होते हैं और आवारा लोगों के ही पास होते हैं। ये कुत्ते जो कि बिल्लियों की तरह दिख रहे हैं, और बिल्लियों की तरह, और ऐसी बिल्लियां भी हैं जो लोमड़ियों की तरह दिखाई दे रही हैं, ये भी यहाँ पे घूम रहे हैं। यानी कि बिल्लियों की तरह दिखने वाले कुत्ते और लोमड़ियों की तरह की दिखने वाली बिल्लियां, कैट्स जो हैं, वो यहाँ पे घूम रही हैं। A little one started up under one of the carts, walked as a matter of principle, and quickly lay down again. उनमें से एक छोटा सा एक कुत्ता है, वो गाड़ी के अंदर घुसना शुरू किया उसने, और अपने नियमों के अनुसार वो भौंका। जैसे कुत्ते होते हैं ना, थोड़ा नींद में से जागते हैं तो एक बार भौंक के जरूर दिखाते हैं, और फिर तुरंत ही वो वापस लेट गया। He was the only positive spectator of the hairdresser's exit from the Whedon Fair field. और वो कुत्ता ही एकमात्र दर्शक था, एकमात्र सकारात्मक दर्शक था हेड रसर का, यानी माइकल का। किस चीज का प्रति? कि माइकल को जिसने जाते हुए देखा है वेडन फेयर फील्ड में से। और इस चीज को ये बताया गया है कि वेडन फेयर का जो मेला है, वहां से जाते हुए केवल एक छोटे से कुत्ते ने ही उसको देखा है। एकमात्र दर्शक कौन है? वो कुत्ता ही है। This seemed to accord with his desire. He went on in silent thought, unheeding the yellow whammers which flitted about the hedges with straws in their bills, the crowns of the mushrooms, and the thinking of local sheep bells, whose wearer had the good fortune not to be included in the fair. When he reached Elaine, a good mile from the scene of the previous evening, the man pitched his basket and leant upon a gate. A difficult problem or two occupied his mind. तो परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि माइकल हेंचर खुद भी ऐसा ही चाहता था। ये सब उसकी इच्छाओं के अनुरूप है। और फिर उसने चुपचाप विचार किया, लेकिन उसने वहां पे जो पीले रंग के पक्षी थे, ठीक है, जो अपने बिल में से निकले हुए थे, उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दिया, जो अपनी चोंच में तिनके लेकर झाड़ियों के आसपास उड़ रहे थे। और मशरूम के जो क्राउन का मतलब होता है मुकुट, तो मशरूम को उसने क्राउन जैसा कहा है क्योंकि मशरूम के नीचे डंडी होती है, मशरूम ऊपर की ओर थोड़ा फैला हुआ होता है, तो ताज की संज्ञा दी है उसने मशरूम को, कि वो मशरूम के ताज और स्थानीय भेड़ों की घंटियों की झनकार, जिनके पहनने वाले को मेले में शामिल न होने का सौभाग्य मिला था, इन पक्षी, इन सब चीजों को, किन सब चीजों को? देखो, चिड़ियों को, मशरूम को, और स्थानीय भेड़ों की घंटियों को, इन सब चीजों को उसने नजरअंदाज कर दिया है। और जब वो पिछली शाम के दृश्य से 1 मील दूर एक गली में पहुंचा, तो आदमी ने अपनी टोकरी जमीन पे रखी और एक गेट के ऊपर झुक गया। और अब जब गेट पे वो झुका हुआ है, तो एक दो कठिन समस्याएं उसके दिमाग में घूम रही हैं, ऑक्यूपाइड कर रखा है उन समस्याओं ने उसके दिमाग को। डिड आई टेल माई नेम टू एनीबडी लास्ट नाइट? और डिड आई टेल माई नेम, क्या लास्ट नाइट मैंने किसी को अपना नाम बताया था? क्या मैंने अपना नाम बताया था? He said to himself, उसने अपने आप से कहा, and at last concluded that he did not, और लास्ट में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया था। His general demeanor was enough to show how he was surprised and nettled that his wife had taken him so literally. As much could, as much could be seen in his face and in the way he nibbled a straw which he pulled from the hedge. उसका सामान्य व्यवहार ये दिखाने के लिए काफी पर्याप्त था कि वो कितना हैरान और परेशान है। जनरल डिमनोर का मतलब होता है सामान्य व्यवहार। तो वो दिखा रहा था कि वो कितना परेशान है और कितना हैरान है कि उसकी पत्नी ने उस इंसान को इतने शालीनता से स्वीकार किया है, और ये सब चीज उसके चेहरे पे देखी जा सकती थी। और फिर उसके बाद हैंचर ने एक स्ट्रॉ, यानी कि एक स्टिक ली है, अपने जो बगल का बाड़ा है उसमें से एक छड़ी निकाली है, स्टिक निकाली है, तिनका निकाला है,
और उसको अपने दांतों से कुतरना चालू किया, यानी कि एक तरीके से ब्रश करने के सेंस में, जैसे हम करते हैं ना नीम की दांतों से ब्रश, इसी तरीके से उसने ऐसा किया है। He knew that she must have been somewhat excited to do this. Moreover, she must have believed that there was some sort of binding force in the transaction. वो जानता था कि उसकी जो पत्नी है वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी उत्तेजित तो थी, उत्तेजित थी, यानी कि वो भी बिकना चाहती थी, यानी कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। और उससे भी ज्यादा उसने जरूर इस बात के ऊपर बिलीव किया होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये उसके लिए एक बाध्यकारी दबाव के जैसा है। बाइंडिंग फोर्स मतलब बाध्यकारी दबाव के जैसा है सूजन के लिए। On this latter point he felt almost certain, knowing her freedom from levity of character and the extreme simplicity of her intellect। और इस अंतिम बिंदु बिंदु पे वो लगभग निश्चित हो गया था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने, यानी कि माइकल ने, अपनी पत्नी के चरित्र की घटियापने से या लापरवाही से मुक्ति पा ली है। और ऐसा भी उसको महसूस हो रहा है कि उसकी पत्नी की बुद्धि जो है वो काफी सरल है, यानी कि ज्यादा दिमाग है नहीं उसके अंदर, बहुत ज्यादा वो सोच नहीं सकती है। ठीक है, उसके अंदर इतनी ज्यादा बुद्धिमानी है नहीं कि वो शायद इस बात को समझ पाती कि जो कल शाम को हुआ है वो बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं था। जो भी हुआ है उसने अपनी इच्छा से उस चीज को स्वीकारा है। इसलिए एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी टर्म यूज की गई है सूजन के बिहेवियर के लिए। देयर मे to have been enough recklessness and resentment beneath her ordinary placidity to make her stifle any momentary doubts। हो सकता है कि उसकी सामान्य शांति के नीचे पर्याप्त लापरवाही रही हो। रेकलेसनेस का मतलब लापरवाही, और रिजेंटमेंट या आक्रोश रहा हो जिससे वह किसी भी क्षणिक संदेह को दबा सके। यानी कि सूजन को हो सकता है मेरे ऊपर इतना गुस्सा रहा हो भले ही उसको कोई संदेह आया हो उसके पति के प्रति कि उसका पति शायद इस चीज को दबाव में कर रहा है, शराब के नशे में कर रहा है, और उसके अंदर गुस्सा इतना जबरदस्त बढ़ गया हो कि उसने अपने जो ये संदेह हैं अपने पति को अच्छा मानने के, इन सबको अपने गुस्से के तले दबा दिया है। ऑन अ प्रीवियस occasion when he had declared during a further that he would dispose of her as he had done। एक पिछले अवसर पर जब उसने एक झंझट के दौरान, एक फालतू के काम के दौरान ये घोषणा की थी कि वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि उसने किया था। शी हैड रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया था, सूजन ने उसको उत्तर दिया था माइकल को, that she would not hear him say that many times more before it happened in the resigned tone of a fatalist। कि वह उसे कई बार ये सब कहते हुए नहीं सुनेगी, और इससे पहले कि ऐसा हो। और अपनी पत्नी के टोन टोन की बात बता रहा है वो कि उसकी पत्नी ने इस तरह से कहा है कि वो बार बार उसको ये सब कहता हुआ नहीं सुनेगी कि अपनी पत्नी से दुखी है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, जो कि वो पहले भी कई बार कह चुका है। और इससे पहले कि ऐसा हो, एक भाग्यवादी इंसान के रूप में हार मानने वाले स्वर में उसकी पत्नी ने उससे कहा था, Yet she knows I am not in my senses when I do that। हालांकि वो जानती थी कि मैंने जब ये सब किया था, कल रात को मैंने ये सब किया था, तो वो जानती थी कि मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मैं अपने इंद्रियों के वश में नहीं था। He exclaimed, उसने आह भरते हुए कहा, Well, I must walk about till I find her, seize her, and why didn't she know better than bring me into this disgrace। फिर उसने कहा, ठीक है, अब मैं तब तक घूमता रहूंगा जब तक कि मैं उसे ढूंढ नहीं देता, उसे पकड़ नहीं देता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्यों नहीं पता चला इस बात का कि उसने मुझे अपमान में डाल दिया, और आखिर ऐसा उसने क्यों किया है, उसने मुझे अपमान में क्यों डाल दिया है। ही रोड आउट, वो जोर से चिल्लाया, गरजा। शी wasn't queer if I was। अगर मैं अजीब होता तो क्या वो अजीब नहीं थी। वो कह रहा है इस बात को, मतलब अपनी गलतियों के ऊपर इंसान किस तरीके से पर्दा डालता है कि मैं शराब के नशे में था, भले ही मैंने बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन उसने समझदारी क्यों नहीं दिखाई। अब वो ये चीज नहीं सोच रहा है कि उसकी पत्नी ने शराब पीने के लिए मना किया था, बच्चा साथ में है, वो खुद साथ में है। तो इस कंजर आदमी को ये समझ नहीं आ रहा है कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह से बैठकर ये व्यवहार कर रहा है सब लोगों में,
और उसके बाद भी अगली सुबह होश में आने के बाद में ये अपनी पत्नी को ही दोष दे रहा है कि मतलब अगर मैं अजीब हूं तो क्या वो अजीब नहीं है? वो मुझे छोड़कर चली गई, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, क्या वो अजीब नहीं है? इट इज लाइक सूजन टू शो सच idiotic simplicity, meek, that meekness has done me more than harm than the bitterest temper. सूजन की तरह ऐसी मूर्खतापूर्ण सादगी दिखाना, यानी कि सूजन मतलब ठीक है, मान लिया कि वो सादगी से भरी हुई है, लेकिन इतनी भी मूर्खतापूर्ण सादगी दिखा सकती है वो? काफी शर्म की बात है ये। मीक यानी कि शर्मिंदगी, विनम्र शर्मिंदगी जिसको हम बोलते हैं। और वो जो नम्रता वाली भावना है उसकी, कि चुपचाप उसने मेरी बात को स्वीकार कर ली है। अब ये जो विनम्र शर्मिंदगी है ये किसके लिए है? विनम्रता तो सूजन की है और शर्मिंदगी हेंचर्ड के लिए, माइकल के लिए है। तो वो इस बात को कह रहा है कि उसकी विनम्रता ने माइकल के लिए काफी शर्मिंदगी से भरा हुआ काम किया है, और इस नम्रता ने मुझे सबसे कड़वे स्वभाव से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव मेरे प्रति बहुत कड़वा होता, वो जो कि मुझे बहुत बुरा भला कहता, मेरा अपमान करता, तब जो मुझे दुख पहुंचता ना, उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस समय पहुंच रहा है, जैसा कि सूजन ने मेरे साथ किया है। When he was calmer, he turned to his original conviction that he must somehow find her and his little Elizabeth Jane and put up with the shame as best he could. जब वो शांत हुआ तो उसने अपनी मूल मान्यता या विश्वास की ओर अपना रुख किया, और सोचा है कि उसे तरह से किसी भी तरीके से सूजन को और अपनी छोटी एलिजाबेथ जेन को ढूंढना चाहिए। एंड पुट अप विद द शेम एज ही बेस्ट कुड, यानी कि जितना हो सके उतनी शर्मिंदगी को सहन करना चाहिए। It was of his own making, and he thought to bear it, but first he resolved to register an oath, a greater oath that he had ever sworn before. And to do it properly, he required a fit place and imagery, for there was something fetishistic, fetishistic in this man's beliefs. माइकल कह रहा है कि शर्मिंदगी तो सहन करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी अपनी गलती थी और उसे इस बात को सहना चाहिए। लेकिन पहले इस सब चीज को करने से पहले उसने एक शपथ लेने का, एक सौगंध खाने का निर्णय किया है। एक बहुत बड़ी शपथ जो कि उसने पहले कभी नहीं ली थी। और इस शपथ को लेने के लिए उसे एक उपयुक्त स्थान और कल्पना की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी भी सम फेटिसिस्टिक का मतलब होता है कामुकता। अभी भी इस इंसान के विश्वास में कुछ ना कुछ कामुकता भरी हुई थी। यानी कि एंचर को इस बात का विश्वास हो रहा है कि जो मान्यताएं हैं, मेरे विचार हैं, अभी भी पवित्र नहीं है, इनमें अभी भी कुछ कामुकता भरी हुई है। इसलिए मुझे एक विशेष स्थान चाहिए जहां पर मैं शर्मिंदगी को महसूस कर सकूं, यानी कि पश्चाताप कर सकूं अल्टीमेटली। He shouldered his basket and moved on, casting his eyes inquisitively round upon the landscape as he walked, and at the distance of 3 or 4 miles perceived the roofs of a village and the tower of a church. He instantly made towards the latter object. उसने तुरंत अपनी टोकरी कंधे पे रखी और आगे बढ़ गया, और चलते समय वो बड़ी जिज्ञासा से अपनी चारों ओर नजरें घुमाता रहा। और 3-4 मील की दूरी पर चलने पर उसे एक गांव की छतें और एक चर्च की जो मीनार है ऊंची, वो दिखाई दी है। और वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ चला है। He instantly made towards the latter object, यानी कि तुरंत ही उस ऑब्जेक्ट की और उस चर्च के मीनार की ओर बढ़ चला है। The village was quite still, it being that motionless hour of rustic day life which fills the interval between the departure of the field laborers to their work and the rising of their wives and daughters to prepare the breakfast for their return. Hence, he reached the church without observation, and the door being only raised, he entered. गांव बड़ा शांत है, बिल्कुल शांत है। और रस्टिक का मतलब होता है देहाती। और ये देहाती रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा शांत समय था, जो कि खेतों पर काम करने जाने वाले मजदूरों और
उन मजदूरों के वापस आने के समय जो होता है ना, शाम के समय सभी मजदूर खेतों पे होते हैं और वापस आने की तैयारियां होते हैं। तो ये समय जो चल रहा है, ये वो समय है जब मजदूर अपने अपने खेतों पे गए हुए हैं और घर की जो बहू बेटियां हैं वो अपने घरों के अंदर हैं। किस चीज के लिए? कि जो अब पुरुष काम पे लौटेंगे उनके लिए वो खाना या नाश्ता तैयार कर रही हैं। इस चीज के लिए वो अंतर है, वो अंदर हैं। और यही गैप है जो कि बाहर के मौसम में काफी शांति पैदा कर रहा है, उस समय को मोशनलेस बना रहा है। ठीक है। फिर भी वो बिना कुछ चीज का ऑब्जर्व किए हुए सीधा ही चर्च के पास चला गया है। और चूंकि जो दरवाजा है वो बंद है, इसके इसी वजह से वो अंदर की ओर चला गया है। डोर बीइंग रेज्ड ही एंटर्ड का मतलब है कि डोर जो है वो आधा अधूरा सा बंद है। कोई इंसान तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो किससे कहे कि भाई दरवाजा खोले। तो वो दरवाजा के अंदर प्रवेश कर गया है। The hairdresser deposited his basket by the font, went up the nave till he reached the altar rails, and opening the gate entered the sacrarium, where he seemed to feel a sense of the strangeness for a moment. Then he knelt upon the footpace, dropping his head upon the cramped book which lay on the communion table. He said aloud, यहाँ पे aloud के बाद में आगे उसने कहा, ये सेंटेंस आएगा माइकल का। तो द हेट रसर से है कि उस घास काटने वाले व्यक्ति ने अपनी टोकरी फोंट के पास रख दी है। फोंट के पास मतलब बाहर का जो दरवाजा है उसके बाहर ही रख दी है। और उन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ता हुआ वो वेदी की रेलिंग तक पहुंच गया है। ठीक है। सेक्रेरियम जो होता है, सेक्रेरियम का मतलब होता है वेदी, यानी कि पवित्र स्थल। वो वहां तक पहुंच गया है। और एक पल के लिए उसे बड़ा अजीब व गरीब सा एहसास हुआ है। और फिर वो उस एक्वेरियम के पास में जो स्टेज है उसके ऊपर घुटनों के बल बैठ गया है। उसने अपना सिर मेज पर रखी हुई एक बंद किताब पर टिकाते हुए कहा है ऊंची आवाज में, आई माइकल हैंचर्ड ऑन दिस मॉर्निंग ऑफ द 16th ऑफ सितंबर। देखिए कितनी तारीख को पहुंचा है साहब पश्चाताप करने, 16th ऑफ सितंबर को। Do take an oath before God here in the solemn place that I will avoid all strong liquors for the space of 21 years to come, being a year for every year that I have lived. Okay. And this I swear upon the book before me, and may I be struck dumb, blind, and helpless if I break this my oath. तो वो अपनी शपथ को लेते हुए कह रहा है बड़े गर्व के साथ कि मैं माइकल हैंचार्ड 16 सितंबर की इस सुबह इस पवित्र स्थान पर ईश्वर के सामने शपथ लेता हूं कि मैं आने वाले 21 वर्षों तक किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों से दूर रहूंगा, जो मेरे जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वर्ष होगा। यानी कि आज के समय माइकल की एज है 21 साल। और वो कहता है कि उसने जो कल रात को पाप किया है, आने वाले 21 सालों तक शराब छोड़ करके वो इस पाप का पश्चाताप करेगा। पुराने बीते हुए 21 सालों के अनुसार आने वाले 21 सालों तक हर एक साल बीते हुए एक साल के लिए आने वाला एक साल। और मैं अपने सामने रखी इस पुस्तक की शपथ लेता हूँ, और यदि मैं अपनी शपथ तोड़ता हूँ तो ईश्वर करे कि मैं गूंगा हो जाऊं, अंधा हो जाऊं और असहाय हो जाऊं। काफी बड़ी शपथ ले ली साहब। लेकिन इस शपथ ही शपथ से आपके सामने फर्स्ट ग्रेड में बनने वाले 4 फैक्ट हो जाते हैं कि कितनी तारीख को ये 16th ऑफ सितंबर। आप सोचेंगे कि ऐसे भी कोई सवाल बनते हैं क्या? देखिए आप कभी फर्स्ट ग्रेड आईपीएससी के ओल्ड पेपर्स जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। तब आप देखेंगे कि ये तो फिर भी काफी मोटे सवाल हैं। आपको ऐसे ऐसे सवाल दिखाई देंगे उस एग्जाम में जिसकी तो आपने सोची भी ना होगी। तो इस तरह के सवाल दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तब आप अपनी छाती ठोकते हुए रह जाना कि यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर कुछ नहीं कर पाएगा पेपर के अंदर। तो इसलिए आप इन सभी फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। ठीक है, 16 सितंबर 16 सितंबर की ये बात है। 21 साल का हेंचर्ड है। और वो कह रहा है कि प्रत्येक हर एक साल के लिए जो उसने पहले जिया है, हर एक साल के बदले एक साल। और अगर वो शपथ तोड़ता है तो उसने अपने लिए क्या क्या सजाएं चुनी है,
तो 3 सजा चुनी है उसने कि वो गूंगा हो जाए, वो अंधा हो जाए और वो असहाय हो जाए। When he said it and kissed the big book, the hairdresser arose and seemed relieved at having made a start in a new direction. While standing in the porch a moment, he saw a thick jet of wood smoke suddenly start up from the red chimney of a cottage near, and knew that the occupant had just lit her fire. और जब उसने ऐसा कहा और बड़ी सी किताब को चूमा, तो वो घास काटने वाला व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और एक नई दिशा में शुरुआत करने से राहत महसूस कर रहा था। और पोर्च के सामने खड़े खड़े उसने देखा कि उसके पास में कहीं पर अचानक से लकड़ी का जो धुआं है उसकी मोटी धार उठने लगी है, जो कि कहाँ से उठ रही थी? एक रेड चिमनी से उठ रही थी, एक कॉटेज में से, जो कि उसके पास ही था। और वो जानता था कि वहां पर रहने वाले व्यक्ति ने अभी अभी इसमें आग जलाई है। He went round to the door and the housewife agreed to prepare him some breakfast for a trifling payment, which was done. Then he started on the search for his wife and child. और फिर वो उस जहाँ पे आग जली है अभी, उस दरवाजे के पास गया है। उस घर की जो गृहिणी है उसने उससे थोड़ा पैसा लिया है और उसके लिए कुछ नाश्ता तैयार करने को राजी हो गई है। फिर उसने वो नाश्ता किया है और उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में निकल पड़ा है। द परप्लेक्सिंग नेचर ऑफ द अंडरटेकिंग बिकेम अपेरेंट सून इनफ। इस काम की उलझन से भरी हुई जो प्रकृति है उसकी, परप्लेक्सिंग नेचर का मतलब है उलझन से भरी हुई प्रकृति, वो तुरंत ही उसके सामने स्पष्ट हो गई। दो ही एग्जामिन्ड एंड इंक्वायर्ड एंड वॉकड हाइदर एंड दीदर day after day, no such characters as those he described had anywhere been seen since the evening of the fair. हालांकि उसने अपनी जो जांच है उसकी पूछताछ की, खुद ने भी जांच की और पूरे दिन वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मेले की शाम के बाद उसने जिन लोगों का वर्णन किया है, एक नाविक का, एक औरत का और एक गोदी के बच्चे का, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरह का समूह को देखा हो। To add to the difficulty, he could gain no sound of the sailor's name. और इसमें भी, इससे भी ज्यादा कठिनाई की बात क्या है कि उसने सेलर का नाम तक नहीं सुना था, यानी कि उसको सेलर का नाम भी नहीं पता था, तो उस आदमी को ढूंढे कैसे? As money was short him with him, he decided after some hesitation to spend the sailor's money in the prosecution of this search, but it was equally in vain. क्योंकि उसके पास पैसे बड़े कम थे, इसलिए उसने कुछ हिचकिचाहट के बाद नाविक के पैसे को इस खोज पर खर्च करने का फैसला किया है। लेकिन जब चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले, जब किसी इंसान ने सुना ही नहीं है, तो ये पैसा भी उसके लिए व्यर्थ है। The truth was that a certain shyness of revealing his conduct prevented Michael Henchard from following up the investigation with the loud hue and cry such a pursuit demanded to render it effectual, and it was probably for this reason that he obtained no clue, though everything was done by him that did not involve an explanation of the circumstances under which he had lost her. सच्चाई ये थी कि अभी भी माइकल एंचर्ट जो है वो अपने आचरण को उजागर करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए, एक निश्चित शर्म के साथ में इस खोज को प्रभावी बनाने के लिए और बहुत ही जोरदार बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उसकी जो शर्मिंदगी है उसने अपने आप को ये सब चीजें करने से रोक दिया था। और शायद यही कारण था कि उसे कोई सुराग नहीं मिला था। यानी कि अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आचरण को उजागर करने में एक निश्चित शर्म ने माइकल हेंचर्ड को इस खोज को प्रभावी बनाने के लिए बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाने से रोक दिया था। उसकी शर्मिंदगी ने कि अगर वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करेगा तो उसकी शर्मिंदगी उसी के ऊपर भारी पड़ेगी। इस चीज के लिए उसने बहुत ज्यादा हल्ला नहीं किया और शायद यही वजह थी कि उसे कोई भी सुराग नहीं मिला उन तीनों का। हालांकि उसने वो सब कुछ किया जो उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण से संबंधित नहीं था, जिसके तहत उसने अपनी पत्नी को, बच्चे को और जो नाविक है उसको खो दिया है। नाविक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रिचर्ड न्यूसन नाम का एक नाविक है, उसी ने बोली लगाई थी और वो ही उनको ले गया है। हालांकि इसका जिक्र बहुत बाद में आता है।
फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से कनेक्ट कर पाए, जब भी नाविक का नाम आए तो आपको नाविक का नाम पता रहे कि रिचर्ड न्यूसन नाम का वो नाविक है। Weeks counted up to months, and still he searched on maintaining himself by small jobs of work in the intervals. और हफ्ते निकल गए, उसके बाद महीने निकल गए, और अभी भी उसकी खोज जारी थी। और वो छोटे छोटे काम करता रहता था बीच बीच में, जिससे उसने पैसे जमा किए थे ताकि वो अपनी खोज को कंटिन्यू कर सके। By this time he had arrived at a seaport, and there he derived intelligence that persons answering somewhat to his description had emigrated a little time before. और फिर आखिरकार आखिरकार वो एक सी पोर्ट पे पहुंचा है, एक समुद्र तट पे पहुंचा है, और अपनी सारी बुद्धिमानी लगाकर उसने उन लोगों से पूछा है कि भाई इस तरह के लोगों को देखा है। और वहां पर जो लोग थे उन्होंने उसको जवाब दिया है कि जिस तरह की वेशभूषा या जिस तरह का समूह का तुम डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना हमको, वो समूह तो वो आदमी औरत और बच्चे का जो तुम हमको समूह बता रहे हो, वो समूह तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से निकल गया है, वो कुछ समय पहले यहाँ से जा चुके हैं। Then he said he would serve no longer, and that he would go and settle in the district which he had had for some time in his mind. और फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो अब वो अपनी खोज को जारी नहीं रखेगा, और अब वो उस जिले में जाकर बस जाएगा जिसके बारे में वो काफी समय से सोच रहा था अपने मन में, जिसने उसका नाम रखा हुआ था। Next day he started journeying southwestward and did not pause for nights lodgings till he reached the town of Casterbridge in a far distant part of Wessex। और अगले दिन दक्षिण पश्चिम की ओर वो चल पड़ा है, और रात के ठहरने के अलावा वो कहीं भी नहीं रुका है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। सिर्फ रात में रुकता है वो कहीं भी सोने के लिए, उसके अलावा वो कहीं नहीं रुकता है, जब तक कि वह वेसेक्स के बहुत दूर भाग में स्थित कैस्टरबिज नामक कस्बे में नहीं पहुंच गया है। तो इस 2.5 लाइन, 2.25 लाइन से 3 फैक्ट हैं कि सी पोर्ट से कैस्टरबिज कौन सी दिशा में है, तो साउथ वेस्ट में है। दूसरा क्वेश्चन कि कैस्टरबिज जो कस्बा है उसका जिक्र कौन से चैप्टर में पहली बार आया है। और तीसरा कि कौन सा ऐसा बड़ा एरिया है, बड़ी जगह है जिसके नजदीक जो है कैस्टर ब्रिज है, यानी कि जिससे आगे की तरफ बढ़ के जाना पड़ता है कैस्टर ब्रिज में, तो वो है वेसेक्स। ठीक है, तो सी पोर्ट से साउथ वेस्ट में है, पहली बार कैस्टर ब्रिज का जिक्र चैप्टर 2 में आया है, और वो वेसेक्स से उसकी डिस्टेंस दिखाई गई है। वेसेक्स एक बड़ी जगह है, आपने कभी पोइट्स वगैरह के लाइफ एंड करियर पढ़े हुए होंगे तो आपको वेसेक्स का नाम जरूर सुने होंगे, आप परिचित भी होंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।